बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम ICOM पार्ट 1 का पेपर है बिज़नेस मैथमेटिक्स और इस पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको मैंने लेक्चर नंबर 2 का नाम दिया है। लेक्चर 1 में भी जो है वो हमने MCQs डिस्कस किए थे, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फार्मूला फॉर फाइंडिंग अ कम्युलेटेड अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो इन दोनों इंटरेस्ट में हम 4 फार्मूला जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो PIN हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसी की कम्युलेटेड अमाउंट जो है, यानी कि जो कम्युलेटेड अमाउंट है वो बेसिकली कैपिटल A इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट P प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो वहाँ से फिर SI की जगह पे आप PIN लिखें और फिर P कॉमन ले लें तो ये वाला कम्युलेटेड अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बन जाता है A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IN। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PIN और ये अकम्युलेटेड अमाउंट जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस जो है वो इंटरेस्ट दोनों ऐड हैं, तो ये अमाउंट का फार्मूला है फॉर सिंपल इंटरेस्ट A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IN। यहाँ पर अब उसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें फार्मूला जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है P इंटू 1 प्लस I की होल पावर n माइनस 1। यहाँ पर जो I है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n जो है वो टाइम पीरियड है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जब हम आगे चलते हैं कम्युलेटेड अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें भी जो अमाउंट है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इसकी जो कम्युलेटेड अमाउंट बनती है वो बनती है A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की होल पावर n। अब यहाँ पर आप देखें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है और ये इसकी कम्युलेटेड अमाउंट का फार्मूला लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या पूछा है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग अ कम्युलेटेड अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड इज़ बाय कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डेल्टा बनेगी। ठीक है बेटा, समझ रहे बात आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो एन अमाउंट डबल इट सेल्फ एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली इन। तो इसमें हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा और इसका जो है हमने एन अमाउंट डबल इट सेल्फ इन टाइम फाइंड करना है, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो कर लेते हैं सोल्व। अभी देखें, देखिएगा एन अमाउंट डबल इट सेल्फ, यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो P है और जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट का डबल हो गया है 2P और कंपाउंडेड एनुअली है। तो यहाँ पर आप ये फार्मूला लगाएं A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की होल पावर n। तो A की जगह पे जो है वो 2P लिखें और इज़ इक्वल टू P और 1 प्लस I जो है वो 8% है। तो 8% को मैं 8 डिवाइड बाय 100 लिखें तो 0.08 भी लिखा जा सकता है। तो मैं इसको 0.08 लिख लेता हूँ और n की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब देखिएगा P इधर जाके डिवाइड होगा तो 2P ओवर P इज़ इक्वल टू 1.08 की होल पावर n। P से P कैंसिल हो जाएगा और 1.08 की होल पावर n इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हमने क्योंकि जो पावर है अननोन वैल्यू है वो पावर में है, तो जब पावर में अननोन वैल्यू हो तो उसको फाइंड करने का जो तरीका है, मेथड है, वो हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। तो इसमें बेटा हम दोनों तरफ लॉग जो है वो अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग 1.08 की होल पावर n इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 2। n जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा तो log ऑफ 1.08 और log ऑफ 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 2 डिवाइड बाय log ऑफ 1.08। तो इसको आप सोल्व करें कैलकुलेटर पे तो log ऑफ 2
डिवाइड बाय log ऑफ 1.08, तो इसका आंसर आ रहा है 9.00। तो इसका मतलब है 9 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी, राइट ऑप्शन, वो है चार्ली। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा और ऑप्शन हमें मिल जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। अब मैं ये रेस करने लगा हूँ। अच्छा, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, चैप्टर 2 है बेसिकली, इसमें मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आईकॉम में, तो उस पर भी पूरी जो है पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी अगर सिंपल हम इसकी और डिटेल देखें तो ये एनटीएस में भी पूछा जाता है। जब आप आईकॉम के बाद एनटीएस करते हो तो उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक जनरल मैथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखें, इफ़ a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d देन गिवन प्रपोर्शन इज़ आल्सो इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d है। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं a प्लस b ओवर a माइनस b कर दूं और c प्लस d ओवर c माइनस d लिख सकता हूं। इसी तरह मैं ये दो फ्रैक्शंस को a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d जो है, इसको मैं a माइनस b ओवर a प्लस b इज़ इक्वल टू c माइनस d ओवर c प्लस d लिख सकता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस तरह के लिखने को जो नाम है, जो प्रॉपर्टी का नाम है, वो है जी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम कह लें या प्रॉपर्टी कह लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज़ इक्वल टू c माइनस d ओवर c प्लस d, फिर a प्लस b ओवर a माइनस b एंड c प्लस d ओवर c माइनस d। तो a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d जो फ्रैक्शंस हैं, उनको हम इन दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी जो राइट ऑप्शन बनेगी वो चार्ली बनेगी, बोथ a एंड b। समझ रहे बात आप? ठीक है, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास दो जो हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, 4x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 40 एंड 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 23। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक तो सिंपल मेथड है कि दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें और x और y की वैल्यू फाइंड कर लें। x का कोफिशिएंट सेम बना लें, माइनस कर दें, या y का कोफिशिएंट सेम बना के प्लस माइनस करके आप x और y फाइंड कर सकते हैं। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप ऑप्शन से भी आंसर जो है वो तलाश कर सकते हैं। जैसे मैं 4 5 इसमें पुट करता हूँ तो क्या आंसर बनेगा, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, देखिए 16 प्लस 25 इज़ नॉट इक्वल टू 40। तो अल्फ़ा ऑप्शन तो रॉन्ग है, अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन नहीं है। जब फर्स्ट इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रही ऑप्शन, तो फिर सेकंड जो इक्वेशन है उसमें भी पुट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखें जी 5 4 मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 40। तो 20 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 40। तो 40 इज़ इक्वल टू 40 जो है, यानी कि 5 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट जो है। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, देखें 15 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 23। 3 5 ज़ार 15 और 2 4 ज़ार 8। तो देखें बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। दोनों जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं उनको ये ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा बेटा, ऐसे ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? देखें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर कैसी हो, वो रियल हों, इमेजिनरी हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो वो जो नेचर ऑफ रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की,
वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर a b c जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को, और x² का जो कोफिशेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होता कभी भी, यानी कि x² का कोफिशेंट कभी भी 0 नहीं होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन लाते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट होता है। अब इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है बेसिकली वो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac। ओके, ये इसकी वैल्यू है। तो ये हमें बताता है कि इसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अगर ये इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसकी जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल हैं, और अगर लेस देन 0 हो तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं इसकी। ओके बेटा, अब यहाँ पर सिंपल हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताना है, तो वो है बीटा चार्ली ऑप्शन b² माइनस 4ac। ओके बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ। इसको सॉल्व करें ज़रा, इसको सॉल्व करिएगा बेटा। देखें, अब बाज़ बच्चे जो हैं √x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इस तरह से सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 5 x का स्क्वायर रूट -1, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लिया, -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x और इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है। तो वो फ़ौरन जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब अगर ज़रा गौर से देखें तो अगर ये 1 जो है वो मैं दोबारा इस क्वेश्चन में पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर रूट प्लस 5 इज इक्वल टू 4, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 4 आता है, ऐसे ही है। तो जो x की वैल्यू 1 आई है वो तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो 90% जो स्टूडेंट हैं वो अल्फ़ा को टिक करते हैं, अल्फ़ा को टिक करते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो इसका सलूशन है वो कोई नो सलूशन है क्योंकि इसमें से ना तो -1 इसको सेटिस्फाई कर रही है, -1 पुट करेंगे तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो सलूशन है बेटा वो एम्प्टी सेट है, नो सलूशन। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा ये बड़े गौर से आपने ध्यान से करना है बेटा, और चार्ली ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो इफ़ h ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 5, ये फ्रैक्शन में यानी कि फंक्शन है, देन एफ h ऑफ 5 इज़, जब मैं इसमें 5 पुट करूँगा तो देखिएगा 5 माइनस 5 1 ओवर 0, तो ये किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के, यानी कि ये अनडिफाइंड के इक्वल है। 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड को इनफाइनाइट उन्होंने बोला हुआ है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। समझ रहे बात, 5 पर ये अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड की भी ऑप्शन आ सकती है, इन्फिनिटी भी ऑप्शन आ सकती है, इनफाइनाइट भी ऑप्शन आ सकती है बेटा। अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 देखिएगा, इफ़ द सेट 2 4 3 7 और उसके बाद 5 8 shows relation x is equal to g of y, then the set 4 7 8 represents this। अब देखें ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x है, ये y है, ये x है, y है। तो जो ये 4 7 8 है, देखें सेकंड एलिमेंट का सेट है, तो द सेट ऑफ आउटपुट्स वैल्यू या द सेकंड ऑफ y एलिमेंट्स जो है, द सेट ऑफ y एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड रेंज। और अगर 2 3 5 यहाँ पे सेट में लिखा होता तो वो द सेट ऑफ x वैल्यूज़ जो है उसको हम डोमेन कहते हैं। ओके बेटा, अब यहाँ पर जो 4 7 8 है ये इसकी रेंज बनाती है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा। ओके, तो रेंज ये बना रहे हैं 4 7 8, अगर यहाँ पर 2 3 5 लिखा होता तो वो इसकी डोमेन होनी थी। ओके बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 20 इज़, तो देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर 20 में तो वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है बेसिकली। ओके, चार्ली ऑप्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके,
और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो आपको पता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल प्लस सी होता है। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी वेरिएबल नहीं है और इसकी जो सिंपल फॉर्म है कांस्टेंट फंक्शन की वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है। सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/12 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 है। तो ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट फंक्शन हैं, बात फॉलो कर रहे हैं आप। और लीनियर फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, x² वाली टर्म है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर x इंटरसेप्ट जो है y क्या होगा, 0 होता है, और y इंटरसेप्ट के लिए x क्या होगा, 0 होता है। तो यहाँ पर फॉर x इंटरसेप्ट द वैल्यू y कोऑर्डिनेट इज़ 0। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे एक लाइन है और ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। अब इस a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं इसको लिख लेता हूँ, a है ये b है, तो ये a और 0 है कॉमा, और ये 0, b है। अब देखें तो ये जब लाइन x एक्सिस को जब पे टच कर रही है तो वहाँ पे y कंपोनेंट इसका 0 है ना, और यही लाइन जब y एक्सिस को टच कर रही है b पॉइंट पर तो इसका जो x कंपोनेंट है वो देखें 0 है। तो ये आपने याद रखना है, x इंटरसेप्ट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y इंटरसेप्ट के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो साथ साथ रहिएगा, समझते जाइएगा आप लोग। ए मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, देन इट्स इनवर्स इज, ओके कर लेते हैं सोल्व। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 1 1 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस लिखो दरमियान में, और 0 × 1 ये आ जाएगा 1 - 0 1। अब इसका हमने अर्जाइंट फाइंड करना है, तो अर्जाइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो है वो जगह चेंज करते हैं, तो ये 1 1 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं तो 0 - 1 आ जाएगा। अब फार्मूला लगा लें बेटा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 और अर्जाइंट ऑफ ए 1 - 1 0 1। ओके, अब 1/1 1 ही है, अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ये 1 - 1 0 1। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है, ज़रा तलाश करें जी। तो अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन बन रही है, बात फॉलो करें आप। आ जाए जी, 2 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 12, द मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो। तो यहाँ पर जो है इसका डिटर्मिनेंट हम 0 लिखते हैं, 3x 4 3 - 2, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसका हम डिटर्मिनेंट लें, 3x × -2 -3 × 4, दरमियान में डिटर्मिनेंट का जो है वो माइनस लिखते होते हैं। ये आ जाएगा -6x - 12 इज इक्वल टू 0, -6x इज इक्वल टू 12, और -6 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो -2 हमें मिल जाएगी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन देखें तो बीटा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द डिजिट्स 0 to 9। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 to 9 पे डिपेंड करता है, यानी कि इसमें जो डिजिट्स आएंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं 10 डिजिट्स, इस पर डेसिमल सिस्टम बेस करता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 2 डिजिट्स पे बेस करता है, 0 और 1। तो ये दोनों MCQ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आप 14 नंबर पे MCQ समझ लें कि जिस तरह से AB का होल इन्वर्स आता है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है B इन्वर्स और A इन्वर्स के। इसी तरह अगर AB का होल ट्रांसपोज हो तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसमें बाद वाला जो मैट्रिक्स है जो लास्ट में लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जैसे AB का ट्रांसपोज है तो B ट्रांसपोज पहले आएगा और फिर A ट्रांसपोज आएगा। ओके बेटा, इसी तरह अगर होता ABC का होल इन्वर्स तो ये इक्वल आना था C इन्वर्स, B इन्वर्स और A इन्वर्स। ओके, तो इस तरह से ये जो MCQ हैं
ये हमारे कंप्लीट होते हैं। मज़ीद इसका जो केस है वो मैं बना देता हूँ आपको। जैसे ए बी का इन्वर्स हो तो ये होगा बी इन्वर्स का इन्वर्स और ए इन्वर्स। बी इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो बी होगा और बी ए इन्वर्स हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसको आप अच्छे से जो है वो तैयार करें। और बाकी जो है ये तकरीबन दोनों लेक्चर्स अगर आप पढ़ते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से तो एमसीक्यूज़ आपके जो पेपर के लिहाज से हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इसको बेटा पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी पूछें मेरे से। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें ज़िंदगी में, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।